हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज के इस सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सीसीएसयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपका एग्जामिनेशन जो स्केड्यूल है रिलीज हो चुका। आपका जो एग्जाम है आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3rd एंड 4th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यानी आज से आपके पास 10 to 12 डेज रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, क्योंकि आपका जो पेपर 1 होता है वो काफी सारे यूनिट्स पर बेस्ड होता है। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, आपको कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, किस तरीके से इन कम से कम डेज में आपको प्रिपरेशंस करनी है, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर हाईलाइट हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। तो आज के सेशन को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। मैंने आपके साथ शेयर करा पेपर 1 आपका काफी सारे यूनिट्स पर बेस्ड रहता है, जैसे कि 7 यूनिट्स है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपके 7 यूनिट्स पर पेपर 1 बेस्ड होता है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन एमसीक्यूज, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर हम प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम प्राइस। ठीक है, मिनिमम प्राइस में हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारा कंटेंट आपको हम बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं, यानी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट देखने मिलेगा। और यहाँ पर इस कंटेंट की हम गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो हमारे कोर्स में जो हम आपको गाइड करते रहते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स की टीम है, वो आपको इतना गाइड करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सको। तो हम आपको टाइम टू टाइम प्रॉपरली सारी चीजें बताते रहते हैं, उसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो याद रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके पास, जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है। लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना
निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब आपके शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है? फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे। इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन की बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइन नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइन नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्ध
संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज कंडक्टेड टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट, which one of the following is relating to descriptive research? निम्नलिखित में से किसका संबंध विवरणात्मक शोध से है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन लिंक्ड है, कनेक्टेड है विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब कौन सा विकल्प ऐसा है जो रिलेटेड है, जो लिंक्ड है विद विवरणात्मक शोध। सो इस क्वेश्चन में हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन लिंक्ड है विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो ऑप्शन ए, it conducts surveys and fact finding inquiries. So हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई सर्वेस कंडक्ट नहीं करवाते। सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज और केस स्टडी, ये सारे मेथड्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो सर्वेस के थ्रू। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई इंफॉर्मेशन को जनरेट नहीं करते, ना ही हम कोई सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, ना ही कोई फैक्ट को फाइंड करते हैं। मतलब हम सर्वेक्षण नहीं करवाते और तथ्यान्वेषण नहीं किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, मतलब आपके विवरणात्मक शोध में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे डायरेक्टली, टू डिस्कवर अ सोल्यूशन फॉर सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब किसी अज्ञातक तत्कालिक व्यवहारिक समस्या का समाधान तलाश करना। नहीं, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, मतलब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या का समाधान नहीं करते जो कि प्रैक्टिकल हो। ये तो हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। इट इज नॉट लिंक्ड और कनेक्टेड विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन ऑप्शन डी, इट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, मतलब इसका संबंध किसी अमूर्त संकल्प अथवा सिद्धांत से होता है। नहीं, आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी थ्योरी से रिलेटेड नहीं होता है, ना ही कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिसर्च हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, यानी शोधार्थी के पहले से उपलब्ध तथ्यों सूचना का प्रयोग करना होता है। सो यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, पहले से ही जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है आपके पास, उसी का आप यूज करते हो और उस फेनोमेना को अच्छे से बताते हो और उसको डिस्क्राइब करते हो एज इट इज। सो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करते, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मतलब विवरणात्मक शोध में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हो और उसको डिस्क्राइब करते हो जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे आप इंफॉर्मेशन यूज करोगे जो कि पहले से ही आपके पास उपलब्ध होती है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, रिसर्च हैज टू यूज facts or information already available. Next, who defined research as scientific methods consist of systematic observation, classification and interpretation of data. शोध को किसने एक वैज्ञानिक प्रविधि के रूप में वर्णित किया है जिसमें क्रमबद्ध प्रेषण, वर्गीकरण और डेटा विवेचना होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड होती है जो आपके सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस और क्लासिफिकेशन जिसमें आप डेटा को इंटरप्रेट करते हो। सो ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी है हमें ये पता लगाना है। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा, जैसे आप रिसर्च है, रिसर्च को इन्होंने बताया है कि रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक प्रविधि। साइंटिफिक मेथड क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। आप कैसे भी नहीं बोल सकते, आप जो भी थ्योरी बनाओगे, आप जो भी थ्योरी रिसर्च में जनरेट करोगे, वो साइंटिफिक मेथड्स पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए आपके मेथड्स, थ्योरी जो भी है। देन
उसमें आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करोगे। आपके ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमैटिक होने चाहिए। आप रैंडमली किसी भी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपके ऑब्जर्वेशंस पर आपको कुछ ना कुछ लॉजिक्स होने चाहिए। देन आपको जो क्लासिफिकेशन है, आप उस पर क्लासिफाई करते हो चीज़ों को, आप उसमें बांटते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे, एंड जो आपका डेटा है उसको आप इंटरप्रेट करोगे, मतलब उसको एनालाइज करोगे और कुछ ना कुछ कंक्लूजन दोगे। इस तरीके से इन्होंने आपकी रिसर्च की डेफिनेशन बताई है। सो हम जो रिसर्च की डेफिनेशन होती है, इसी तरीके से हम रिसर्च को फॉलो करते हैं। रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, सिस्टमैटिक वे से रिसर्च को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब आपके जो शोध है, शोध में हम वैज्ञानिक प्रविधि का यूज करते हैं, जिसमें आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब क्रमबद्ध प्रेषण करते हो, और क्लासिफिकेशन करते हो, मतलब वर्गीकरण करते हो, और डेटा को इंटरप्रेट करते हो, मतलब डेटा की विवेचना करते हो। सो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके लर्नबर्ग इस साइंटिस्ट ने दिया है, जिसे हम कहते हैं लर्नबर्ग साइंटिस्ट। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ई है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the main aim of fundamental research? मौलिक शोध का मूल उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च का मेन एम क्या होता है, मतलब आपकी जो मौलिक शोध है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि हमको कौन से ऑप्शन में और किस ऑप्शन में हमें फंडामेंटल रिसर्च का एम गिवन है, मतलब आपकी जो मौलिक शोध है उसका हमें उद्देश्य गिवन है। सो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च, जिससे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और फंडामेंटल रिसर्च में हम किसी न्यू आइडिया, न्यू थ्योरीज और न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। यह याद रखना है आपको। फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। अब हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे कि किस ऑप्शन में हमें फंडामेंटल रिसर्च का मेन एम गिवन है। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, कंसर्न विद क्वांटिटेटिव फेनोमेना। मतलब आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है उसमें क्वांटिटेटिव फेनोमेना से आपका फंडामेंटल रिसर्च कंसर्न करता है? नहीं, बिल्कुल। फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स को नहीं रिलेट करते। मतलब हम फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरीज को, आइडियाज को और कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं, ना कि कोई क्वांटिटेटिव फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब आपके कोई मात्रात्मक अवधारणा को से संबंध होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च या फिर मौलिक रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कंसर्न विद सैम्पलिंग डेटा। मतलब आपने सैंपल कंडक्ट कर, मतलब आपने जो सैम्पलिंग लिया है, आपका जो सैंपल्स है उनके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो आपके पास डेटा आ रहा है सैम्पलिंग के थ्रू, उससे आपकी फंडामेंटल रिसर्च कंसर्न नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, मतलब संबंध डाटा नमूनाकरण से होता है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है ये आपके सैम्पलिंग डेटा से कंसर्न नहीं होता है। सैम्पलिंग डेटा मतलब आपके सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, कंसर्न विद मैनेजमेंट डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। सो आपके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे कंसर्न होती है कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च? नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका संबंध प्रबंध किया दुविधा से होता है, ये भी नहीं होगा। मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च से कंसर्न नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये, सॉरी ऑप्शन डी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। हम फंडामेंटल रिसर्च में आपकी जो मौलिक रिसर्च होती है उसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं थ्योरीज को, न्यू थ्योरीज को फॉर्म करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को फॉर्म करते हैं, उसी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं, मतलब बता देते हैं कि हमने ये थ्योरी फॉर्म करी है, डेवलप करी। तो इसका संबंध सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निरूपण से होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in the process of developing a research proposal, which one of the following is required? शोध प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रपोजल जो है आपको डेवलप करना है अगर, तो रिसर्च प्रपोजल डेवलप करने के लिए किस चीज की आपको जरूरत होगी, कि आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब आपकी जो शोध प्रस्ताव है, शोध प्रस्ताव को तैयार करने के लिए दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी आपको आवश्यकता होती है।
सो याद रखिए जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो, सो रिसर्च प्रपोजल आपका बेसिकली 2 to 3 पेजेस का होता है। इस पर कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपकी कोई लिमिट फिक्स नहीं होती कि आपको इतने ही पेजेस का लिखना होता है। आपको ये याद रखना है, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है इसमें आपके कोई पेजेस की लिमिट नहीं होती है। बेसिकली 3 से 4 पेजेस का होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, ये डॉक्यूमेंट। सो रिसर्च प्रपोजल में आप बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हो, आप किस तरीके से आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर काम करने वाले हो, उसके लिए आपको कितना फंड लगने वाला है, कितना आपका मनी कितना स्पेंड होने वाला है, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करोगे, किस एरिया से आप सैंपल्स लोगे, कैसे आप डेटा को कलेक्ट करोगे, सारी चीजें आप आपके गाइड को देते हैं, आपकी कम्युनिटी को देते हैं। अगर आपके रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं आपके गाइड्स और कम्युनिटी, तभी आप आगे रिसर्च कर पाते हो। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट हो जाती है तो आप आगे रिसर्च फर्दर नहीं कर पाओगे, आपको याद रखना है। सो रिसर्च प्रपोजल अगर आपकी एक्सेप्ट होती है तो ही आप रिसर्च कर पाते हैं। और याद रखिएगा रिसर्च प्रपोजल में जो मेन चीज होती है, जो आपको रिक्वायर्ड होती है और जो आवश्यकता होती है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रपोजल में और रिसर्च प्रस्ताव में, रिसर्च प्रस्ताव को तैयार करने के लिए और रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करने के, वो होता है आपके प्लान्स। तो प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है मतलब अनुसंधान की योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारी चीजें बताते हो आपने किस तरीके से प्लान करा है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की योजना। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गिव दी फाइंडिंग्स, मतलब आप आपके जो रिजल्ट आने वाले उसके बारे में आप बताते हो। नहीं, आपको तो पता ही नहीं क्या रिजल्ट क्या आने वाले, आप बताते हो कि किस तरीके से रिसर्च करना है, परिणाम का उल्लेख नहीं करते, आप नहीं बताते हो कि फाइंडिंग क्या आने वाली है, तो नहीं बता सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रिकमेंडेशन टू दी पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं के लिए संशुक्तियां, मतलब आप यहाँ बता रहे हो कि आपने जो भी पॉलिसी बनाया होगा उसमें आप कैसे रिकमेंडेशन दोगे। जैसे मान लीजिए किसी ने नाइट स्कूल बनाया बच्चों के लिए, तो उसके बारे में कुछ पॉलिसी, ये पॉलिसी होगी, तो इसके बारे में रिकमेंडेशन दोगे, आप आपका बताओगे किस तरीके से नाइट स्कूल में जाने से क्या हो सकता है ऐसा। तो आप ऐसा कुछ नहीं बताते हो, आप बताते हो कि बस आपने जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो भी प्लान्स किए होंगे वो आप बताते हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, मतलब विशेषज्ञों को राय जानना। नहीं, आप वैज्ञानिकों की राय नहीं जानते हो, आप किसी की एक्सपर्ट्स के आप ओपिनियन नहीं जानोगे। आप रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल में आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी आप जिस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले, आपकी प्लानिंग क्या है वो आप सारे बताते हो। आप यहाँ पर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन नहीं लोगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी हो जाएगा, अनुसंधान की योजना मतलब plan of investigation. Next, to determine the frequency with which something occurs is called, उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं, जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है। सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें, फ्रीक्वेंसी के, वो चीज कितने बार अकर हो रही है। कोई समथिंग मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, उस वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें, डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ये है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध।
सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करती है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव संबंध है, हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है, ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है मतलब विकल्प बी है ये करेक्ट हो जाएगा, एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अ वेरिएबल विच शोज इफेक्ट और द मैनिपुलेशन, सो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेर फेर करते रहते हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा, एक चर जो हमें हेर फेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही
विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द रिसर्च इज कॉल्ड, अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी कहलाती है। इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो अनुसंधान होती है, मतलब आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, मतलब आप रिसर्च में आपके भविष्यवाणी करते हो सकता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हम अगर ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था, तो ये सारी भविष्यवाणी है जिसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। प्रिडिक्शन गेसेस, जब आप आपके रिसर्च में कोई प्रिडिक्शन करते हो, गेसेस करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है आपकी रिसर्च में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प बी है, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस को आप हिंदी में कहते हो परिकल्पना। सो हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर ली कि हो सकता है मैं अगर वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। मतलब एक प्लांट है, एक पौधा है, मैं इसको ज्यादा पानी दे रही हूँ तो हो सकता है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है, वो ज्यादा ऊंचा हो सकता है, उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरी भविष्यवाणी है। मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में कि मैं अगर वाटर दूंगी तो ही प्लांट की ग्रोथ होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि हो सकता है अगर मैं उस प्लांट को वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरे गेसेस है। तो उसे हम रिसर्च में कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन जिसे हम अनुसंधान प्रश्न कहते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च क्वेश्चन जिसमें आप रिसर्च करते हो, सो क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप कोई गेसेस, कोई आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं अनुसंधान रचना। सो आप अनुसंधान रचना में आप प्लानिंग करते हो, आप किस तरीके से आपकी रिसर्च करोगे। अनुसंधान रचना में आप कोई भविष्यवाणी नहीं करते हो, ना ही आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसे हम अनुसंधान उद्देश्य कहते हैं। सो उद्देश्य क्या होता है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या होगा रिसर्च का, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अनुसंधान उद्देश्य में आप कोई भविष्यवाणी, कोई प्रेडिक्शन, कोई गेसेस नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है और जो विकल्प डी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और अनुसंधान परिकल्पना। जिसे आप आपकी रिसर्च में प्रिडिक्ट करते हो, भविष्यवाणी करते हो, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is। यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो, और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है। मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है।
सो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध, ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय, तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया, मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। सो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया, आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उससे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। सो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड, ये सही हो जाएगा। Next question. What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के मध्य के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल मतलब रिसर्चर्स के सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनका डिफरेंस, क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। सो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैंपल एरर, सैम्पलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपका आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो, मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में तो आप क्या होगे कि आपके जो
रिजल्ट है वो सही है, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे हैं, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, ना आपका उच्चतर स्तर क्या है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, उसमें आपकी जो कौन सी स्केल है जिसका लेवल हाई होता है, सब जिसमें ऐसी स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसका सबसे ज्यादा लेवल हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जो आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम स्केल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, उसमें 4 टाइप्स के आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। इनको आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, विच इज नॉयर। N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So मैंने आपको इसके पहले भी लेक्चर में कई बार बताया है कि ये चारों स्केल क्या होती है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, मैं उनसे कहूंगी कि वो आप अपने नोट्स को एक अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ले। तो मैंने वहां पर बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, सिंपल में बताया है कि चारों भी स्केल क्या होते हैं इन डिटेल में। तो अगर आप वो एक बार ही पढ़ लेते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि नॉयर मतलब आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये चारों भी स्केल होते क्या है। तो नॉमिनल क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको कैटेगराइज करते हो, आप उसको उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में सेम उसी तरीके से करते हो, एज वेल एज आपके डेटा को आप रैंक देते हो और ऑर्डर देते हो। देन इंटरवल, इंटरवल में आप सेम ऑर्डिनल की तरह ऑर्डिनल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपके जो इंटरवल कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल मेजरमेंट होते हैं, इंटरवल स्केल होती है, उसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा होता है उसको एक इक्वल इंटरवल्स पर अरेंज करते हो। और इंटरवल में याद रखिएगा आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है, आपका जीरो आर्बिट्री होता है। देन रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब आपके जो रेशियो स्केल होते हैं इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल ये तीनों स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एज वेल एज आपकी जो रेशियो स्केल होंगी, रेशियो स्केल में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो याद रखिए रेशियो स्केल जो है आपकी ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होती है, जिसमें सारे स्केल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका जो रेशियो स्केल होती है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशो, जिसे हम कहते हैं अनुपात। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दिए गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, मतलब जो आपके असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो याद रखिएगा आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आपके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। रिसर्च में आपके दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो होते हैं आपकी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें हर एक नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 4.2, 4.7, ये सारे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। तो याद रखिएगा डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं असतत चर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शंस देखेंगे, एक एक कर हम सारे विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ऑफेंडर, एग्जाम्पल बर्गलर एंड थीफ, मतलब टाइप ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी का प्रकार, मतलब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके प्रकार। कोई थीफ होता है मतलब कोई चोर होता है, कोई सिंधमार होता है मतलब कोई बर्गलर होता है। सो इसके टाइप्स है, सो इन सारे के टाइप्स मतलब ये एक फीचर दिखा रहा है कि आपको जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके टाइप्स दिखा रहा है। सो ये कौन से भी आपके जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में लाइन नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फेवरेट एनिमल, मतलब पसंदीदा जानवर।
किसी का पसंदीदा जानवर, किसी का फेवरेट एनिमल, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते किसी का फेवरेट एनिमल 1 है, किसी का फेवरेट एनिमल 2 है, किसी का फेवरेट एनिमल 1.1 है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल मतलब आपके अजदर का एग्जाम्पल नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, एक वीक में कितने क्राइम हुए हैं, एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या। किसी अपने मान लीजिए किसी ने क्राइम्स किया, मतलब आपके एक वीक में किसी ने कितने क्राइम्स किया, उनकी संख्या, उनके नंबर्स। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वीक में 10 क्राइम्स हुए हैं, एक वीक में 11 क्राइम्स हो गए, एक वीक में 2 क्राइम्स हो गए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक वीक में 1.1 क्राइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। एक वीक में 2 क्राइम हुए, एक वीक में 3 क्राइम्स हुए हैं, आप ऐसा कहोगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, जो विकल्प सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। सो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा से करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्विटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइन नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइन नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, choose the correct alternative. निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें दो टर्म से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है। वो दो टर्म है आपके सैम्पलिंग एरर
और आपके सैंपल के साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है एंड आपके जो नमूने के आकार है उससे रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जैसा हम सबको पता है सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन। सो पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन के आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पुट करोगे, माइनस आपने जो सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म की, सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर। एंड सैंपल साइज मतलब आप कितना सैंपल का साइज ले रहे हो, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप जिन जिन मेंबर्स को चुन रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उनके साइजेस, मतलब आप 100 में से आप 90 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपके सैंपल की साइज हो जाएगी 90। सो से हम कहते हैं सैंपल साइज। तो याद रखिएगा आपके सैम्पलिंग एरर और सैंपल के साइज में एक रिलेशन है। आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से, मतलब आपका जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा उतना कम आपकी सैम्पलिंग एरर होगी, जितना कम आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैंपल का एरर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम एक एक कर सारे ऑप्शन देखते हैं, एक एक कर सारे विकल्प को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर द सैंपल साइज। जैसे मैंने आपको ये रिलेशन बताया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक टर्म को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम ही होना है, अगर दूसरे टर्म को कम कर रहे हो तो दूसरा टर्म बड़ा होना है। ओके, मतलब एक स्मॉल है तो एक लार्ज होना है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल होना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सैम्पलिंग एरर भी लार्ज है, आपका सैंपल का साइज भी लार्ज है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, मतलब नमूनाकरण त्रुटि आपका बढ़ रहा है और आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने के आकार है वो भी बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द सैम्पलिंग एरर इज अनरिलेटेड टू सैंपल साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है ये आपके नमूने के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है, यह हमें बता रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, the sampling error becomes progressively larger the smaller the sample size. Yes, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपका जो सैम्पलिंग एरर है, मतलब आपका जो नमूनाकरण त्रुटि है, वो आपका लार्ज आ रहा है कब, जब आपकी जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने का आकार है, आपने बढ़ा दिया। ओके, आपने क्या करा, आपका सैंपल का साइज बढ़ा दिया तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है ये कम आ रहा है। मतलब अगर आपने आपका जो सैंपल का साइज है ये कम कर लिया तो आपका ये जो सैम्पलिंग एरर है ये ज्यादा आ रहा है। सो इसी तरीके से ये रिलेशन हमें ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है। आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है कब, जब आपका सैंपल का साइज स्मॉल है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैंपल साइज। तो यहाँ पर आपका नमूनाकरण त्रुटि और आपके नमूने के आकार के बीच में जो आपको संबंध गिवन है ये सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड सी यू टुमारो विथ अनदर वीडियो।